हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 1 के भौगोलिक क्षेत्र और स्रोत। इस चैप्टर 1 का नाम है। इसमें सबसे पहले है इकाई की रूपरेखा, मतलब इकाई 1 की इस चैप्टर में हम लोग ढांचा को समझेंगे। इकाई 1 की ढांचा में आपका जो है पहले है उद्देश्य। पहले हम लोग इस चैप्टर का क्या उद्देश्य है इनके बारे में जानेंगे। फिर है प्रस्तावना, इस चैप्टर का एक छोटा सा परिचय समझेंगे, मतलब कि इस चैप्टर की भूमिका को जानेंगे। उसके बाद फिर भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब इस चैप्टर में जो प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। कुछ इसमें चैप्टर में नाम दिए गए हैं प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र का। आगे है विशिष्ट प्रमुख भौगोलिक इकाइयाँ, उसमें से जो विशिष्ट जो खास है प्रमुख भौगोलिक इकाइयाँ, जो प्रमुख भौगोलिक भाग खास भाग है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे हैं ऐतिहासिक क्षेत्रों के, आगे है ऐतिहासिक क्षेत्रों के उदय की असमान प्रक्रियाएँ जो थी, मतलब कि अलग अलग जगह का इतिहास, अलग अलग जगह का इतिहास अलग अलग समय में जो है वो समान प्रक्रिया, मतलब अलग अलग समय में उसका उदय हुआ। अलग अलग क्षेत्रों के इतिहास का अलग अलग समय में उदय हुआ। नेक्स्ट है क्षेत्रों की प्रकृति के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि क्षेत्रों की प्रकृति कैसी थी, इनके बारे में समझेंगे। अब आगे है आपका भारतीय प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत। आगे है आपका भारतीय प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत के बारे में जानेंगे कि मतलब कि भारत के जो प्राचीन भारत, पहले के आखिर भारत के बारे में हमको जो पता चला कि कुछ तो उसके स्रोत होगा ना जिससे हमको पता चला। तो उसमें पहले आपका साहित्यिक स्रोत, मतलब इसमें जो हमको प्राचीन भारत के इतिहास, पहले के भारत के इतिहास के बारे में पता चला तो साहित्यिक स्रोत से पता चला था। पहले के इतिहास के बारे में जो, मतलब पहले के इतिहास के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास में इसमें जो है मतलब जो साहित्यिक स्रोत जैसे किताब हो गया, ग्रंथ हो गया, तो इनसे हम लोग जाने प्राचीन भारतीय इतिहास को जाने। और उसके बाद है पुरातत्व। उसके बाद आपका है पुरातत्व। पुरातत्व मतलब कि कुछ जैसे आपका ये मृदभांड हो गया, कुछ मूर्ति हो गया, कुछ इमारत सब होता है जो खुदाई करने के दौरान मिला, तो उससे हमको पता चला प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। कुछ विदेशी वृत्तांत के द्वारा भी पता चला, जो उनका अनुभव होता था, जो यात्रा करते थे तो वो लोग जो अनुभव देते थे दूसरे, मतलब विदेशी वृत्तांत मतलब जो एक देश से दूसरे देश, मतलब जैसे कि कोई विदेश से आया है, ठीक है, तो उनसे हम लोगों को पता चलता था कि विदेशी वृत्तांत से, उनके अनुभव से, विदेश के यात्रियों के अनुभव से पता चलता था। आगे है सारांश। इस चैप्टर का हम लोग एक छोटा सा समरी जानेंगे। उसके बाद फिर कुछ शब्दावली जानेंगे जो इस चैप्टर के बीच में यूज होगा। वैसे तो हम चैप्टर के साथ साथ ही बताते चलेंगे, लेकिन फिर भी जो कुछ नया शब्दावली सब इस चैप्टर में दिया गया है तो उनको एक बार शब्दावली भी हम लोग देख लेंगे तो 2 बार हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। आगे बौद्ध प्रश्न के उत्तर, तो हम लोग जो है बौद्ध प्रश्न के, वैसे तो शब्दावली को हम लोग चैप्टर के साथ ही पढ़ लेंगे, इसको मतलब चैप्टर के साथ ही हम पढ़ा देंगे शब्दावली को, और भी ये बौद्ध प्रश्न के उत्तर भी हम लिखाते जाएंगे आप लोगों को। बौद्ध प्रश्न के उत्तर एकदम अपनी भाषा में अपने हाथों के द्वारा लिखा हुआ समझाएंगे, बौद्ध प्रश्न के उत्तर कराएंगे हम। इस चैप्टर में बौद्ध प्रश्न भी दिया गया है। उसके बाद फिर संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ मतलब क्या, इस चैप्टर को लिखने के लिए जिस स्रोत की ज़रूरत हुई, जिस किताब की ज़रूरत हुई, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। इस चैप्टर को लिखने के लिए कुछ स्रोत से मतलब कि लिया होगा, इस चैप्टर के, मतलब इस चैप्टर के कुछ लिखा होगा, कुछ स्रोत से लिया होगा, या फिर किताब से कुछ मतलब कि लेकर के उसके भाग को और इस चैप्टर को लिखा गया होगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग उद्देश्य के बारे में। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप क्या जानेंगे, आखिर इस चैप्टर 1 को पढ़ने के बाद, जो इकाई 1 को पढ़ने के बाद आप लोग क्या क्या जानेंगे उनके बारे में, आप लोग क्या क्या जानेंगे उनके बारे में। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला पॉइंट है, किसी देश के इतिहास के अध्ययन में उसकी भौतिक विशेषताओं की समझ क्यों आवश्यक है। किसी देश के इतिहास के अध्ययन करने में, किसी देश का इतिहास का अगर आपको अध्ययन करने, तो भौतिक विशेषताओं की समझ क्यों आवश्यक है। भौतिक विशेषताओं की समझ मतलब क्या, भौतिक विशेषता मतलब कि पहाड़
पहाड़, नदियाँ, ये सब चीज़ों को जानना, किसी देश के पहाड़, नदियों, ये सब चीज़ों को जानने, मतलब इन सब भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, इनका उत्तर आपको मिलेगा इस चैप्टर में। हम इतिहास के छात्रों के रूप में भौतिक विशेषताओं को कैसे देखते हैं, मतलब हम इतिहास के छात्रों के रूप में जो है भौतिक विशेषता जो होती है उसको कैसे देखते हैं, किस मतलब नज़रिए से देखते हैं, उसकी कैसी भूमिका को हम लोग जानते हैं कि उसकी कैसी भूमिका है। आगे है आपका, तो ये पॉइंट हो गया। अब आगे आप लोग क्या सीखिएगा इस चैप्टर में तो इस चैप्टर में आप लोग सीखिएगा प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोत क्या थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण के लिए जो है विभिन्न प्रकार के स्रोत क्या थे, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास का जो पुनः निर्माण के लिए, मतलब दोबारा निर्माण के लिए जो है विभिन्न प्रकार के आखिर जो है स्रोत क्या क्या थे, एविडेंस के बारे में पढ़िएगा, जो स्रोत है उनके बारे में जानिएगा। उसके बाद आपको ये सीखिएगा साहित्यिक स्रोतों के उपयोग से जुड़ी समस्या क्या थी। आखिर साहित्यिक स्रोत के उपयोग से जुड़ी समस्या क्या थी, मतलब क्या जो किताब होते थे, जो लिखा गया, उसको पढ़ने के बाद जो मुश्किलें आती थी, जो दिक्कतें आती, आखिर वो क्या थी, उनके बारे में आगे चैप्टर का आगे जो है चैप्टर का प्रस्तावना दिया हुआ है। कह रहा है इसमें बिना भूगोल के इतिहास प्रायः अधूरा रहता है। बिना भूगोल का जो इतिहास है, बिना भूगोल के इतिहास प्रायः अधूरा रहता है और अपने एक प्रमुख तत्व से वंचित हो जाता है। मतलब बिना भूगोल का जो इतिहास अधूरा रहता है। बिना आप जो हो गया पहाड़ हो गए, जो नदियाँ हो गए, इन सब के बिना एक तरह से के बिना भूगोल का मतलब कि यानी बिना भूखंड का, मतलब कोई भाग का या फिर कोई क्षेत्र भूमंडल की अवधारणा के अभाव में इतिहास अपने लक्ष्य से भटक सकता है। यही कारण है कि इतिहास को मानव जाति के इतिहास और पर्यावरण के इतिहास दोनों के रूपों में देखा जाता है। इसी वजह से जो है इतिहास को ना मानव जाति के इतिहास और पर्यावरण के इतिहास दोनों के रूप में, पर्यावरण के इतिहास यानी कि प्रकृति का इतिहास, दोनों के रूपों में देखा जाता है। इन दोनों को अलग करना कठिन है। इन दोनों को अलग करना कठिन है। मानव इतिहास और पर्यावरण के इतिहास दोनों ही परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानव इतिहास और जो पर्यावरण के इतिहास यानी कि प्रकृति के इतिहास, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, दोनों एक दूसरे पे असर डालते हैं। अब आगे है मनुष्यों और प्रकृति के बीच पारस्परिक आदान प्रदान बहुत समय पहले शुरू हुआ था। मनुष्यों और प्रकृति के बीच जो आदान प्रदान है, पारस्परिक आदान प्रदान, वो बहुत समय पहले ही शुरू हुआ, जहाँ प्रत्येक ना दूसरे को प्रभावित किया, जहाँ प्रत्येक ने मतलब दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किए, दोनों ने एक दूसरे पर असर डाले। भारतीय उपमहाद्वीप में रेगिस्तान से लेकर उच्च वर्षा के क्षेत्र और विशाल विशाल जलोढ़ मैदानी इलाका, विशाल जलोढ़ क्या हो रहा है, विशाल जलोढ़ मैदानी जलोढ़ मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचे पहाड़ों और चट्टानी पठार भूमियों तक विविध परिस्थितियां हैं। मतलब कि जलोढ़ मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचे पहाड़, जो जलोढ़ मैदानी इलाका होता था वहाँ पे, और फिर ऊंचे जो पहाड़ सब होते थे और जो पठार होते थे, पहाड़ पठार सब मतलब भूमियों तक विविध परिस्थितियाँ हैं, विविध मतलब अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। पर्यावरण का अर्थ यहाँ पे दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको जरा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो पर्यावरण का अर्थ है विशेष रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवेश और परिस्थितियाँ। ये इम्पोर्टेंट बात है। कह रहा है कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, तो पर्यावरण का अर्थ है विशेष रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित करने और भौतिक परिवेश और परिस्थितियाँ लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। और भौतिक परिवेश और परिस्थितियों के बारे में जिक्र किया गया है कि अलग अलग परिस्थिति होती है, जैसे हवा हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, मतलब मिट्टी की बातें कर लो, ये सब मतलब अलग अलग परिस्थितियों में। वर्तमान अंग्रेजी का संक्षिप्त शब्दकोश 8वां संस्करण 1990 ये इनसे लिया गया था, ये पर्यावरण का अर्थ। अब आगे कह रहा है मिट्टी, वर्षा हो गया, वनस्पति हो गया, जलवायु हो गया और पर्यावरण मानव समाज के विकास पर
काफ़ी प्रभाव डालते हैं। मानव समाज के विकास पर काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें जो है प्रभाव डालते हैं। मिट्टी जैसे हो गया, मिट्टी कैसी है, गुणवत्ता वाली है कि नहीं है, वर्षा हो गया ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, वनस्पति पेड़ पौधे, जलवायु हो गया, मौसम हो गया, ये सारी चीज़ें। अब आगे कह रहा है इस इकाई के बाद आप इस इकाई के बाद का जो हिस्सा है विभिन्न प्रकार के स्रोतों का परिचय देता है। इस इकाई के बाद मतलब भौगोलिक क्षेत्र के पहले जान लेंगे उनके बारे में, उसके बाद फिर जो है आप जो इतिहासकार अतीत के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग करते हैं, जो इतिहासकार अतीत के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग करते हैं वो जो है तीन मुख्य प्रकार के स्रोत हैं। वो तीन मुख्य प्रकार के स्रोत है, साहित्यिक हो गया, पुरातात्विक और विदेशी वृत्तांतों का। यहाँ पे क्या कह रहा है एक बार फिर से समझिए। इस इकाई के बाद का हिस्सा मतलब इसके बाद भौगोलिक क्षेत्र के बाद जो आप पढ़िएगा विभिन्न प्रकार के स्रोतों का परिचय देता है, विभिन्न प्रकार के जो सोर्सेस है उनके बारे में बताता है जो इतिहासकार अतीत के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग करते थे। मतलब क्या, अतीत को जो है ना वो अतीत की बातों को लिखने के लिए, अतीत की बातों को मतलब कि अतीत की बातों का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? तीन मुख्य प्रकार के स्रोत यहाँ दिए, एक साहित्यिक है, एक पुरातात्विक है और एक विदेशी वृत्तांत है। साहित्यिक में आपका क्या क्या आ जाएगा? साहित्यिक में जैसे अगर हम साहित्यिक की बातें करें तो साहित्यिक में आगे है भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य आपको भारत के विभिन्न हिस्सों की स्थलाकृति में दिखाई देने वाली विभिन्नताओं से परिचित कराना है। कह रहा है भौतिक विशेषताओं का जो वर्णन किया गया है ना, आखिर क्यों भूगोल का वर्णन किया गया इतिहास में, ठीक है, तो इसलिए वर्णन किया गया है ताकि आपको कुछ मतलब कि विभिन्न हिस्सों की स्थलाकृति में दिखाई देने वाली भिन्नताओं से परिचित कराना है कि अलग अलग जगह पे मतलब पहाड़ी इलाका कहीं है, कहीं मैदानी इलाका है, तो अलग अलग भिन्नताओं से परिचित कराना है। आगे कह रहा है किसी भी क्षेत्र के भौतिक भूगोलों और उसके बसावट के प्रतिरूपों के बीच एक गहरा रिश्ता होता है। किसी भी क्षेत्र का जो भौतिक भूगोल है और उसकी बसावट यानी कि उसकी जो बनावट है और उसमें जो लोग रह रहे हैं उसकी बसावट के प्रतिरूपों के बीच एक गहरा संबंध है। उन दोनों के बीच, लोगों के बीच, उनके रहने का तरीका और वो मिट्टी का बनावट, इन दोनों के बीच एक गहरा ही संबंध है। आगे कह रहा है भू आकृतिक लक्षणों के आधार पर उपमहाद्वीपों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है सिंधु गंगा के मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत। अब आगे है आपका कि यह माना जाता था कि हिमालय पर्वत पृथ्वी के सबसे अंतर्भव पर्वत श्रृंखला है। पृथ्वी की सबसे अंतर्भव पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाओं के अपक्षय और भूमि के कटाव के कारण जलोढ़ यानी कछाड़ी मिट्टी निरंतर बहकर भारी मात्रा में मैदानी क्षेत्र में आती है। मतलब कि हिमालय की पर्वतीय श्रृंखला के अपक्षय हो जाने, टूटने फूटने कटने के कारण जो हिमालय पर्वत टूट जाता था, फूट जाता था, उनका कुछ पार्ट और फिर कुछ टुकड़ी और फिर कटने के कारण और भूमि कटाव के कारण, भूमि कटाव होता तो भूमि कटाव के कारण जलोढ़ यानी कछाड़ी मिट्टी जो है वो निरंतर बहकर, निरंतर मतलब लगातार कंटिन्यू बहा करके भारी मात्रा में मैदानी क्षेत्रों में आ जाती थी, मैदानी वाले इलाकों में आ जाते थे। जो इधर गंगा यमुना वाला जो मैदानी इलाका था वो वाला इलाका में आ जाते थे, उसको जो उपजाऊ इलाका हुआ करते थे वो वाले इलाके में। हिमालय की बर्फ जो है, हिमालय की बर्फ के पिघलते रहने से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इन तीनों बड़े नदियों में निरंतर जल प्रवाह बना रहता था। हिमालय की बर्फ पिघलता था तो क्या होता था, पिघलते रहने से जो सिंधु है, गंगा है और जो ब्रह्मपुत्र है, ये तीनों बड़े नदियों में निरंतर जल का प्रवाह बना रहता था। अब
अब ठंडी का मौसम में हिमालय पर्वत पे जो बर्फ जमता था ना, उसी का कह रहा है ये पिघलने के कारण जो है गंगा सब में पानी और भी ज़्यादा उसका प्रभाव बना रहता था। सिंधु के मैदानों में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। भारत की सिंधु के मैदानों में जो है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु के मैदानों में, जबकि गंगा के मैदानों में पहली सहस्त्राब्दी BCE से नगरीय जीवन, गंगा के मैदानों में नगरीय जीवन का आरंभ हुआ। राज्य, समाज और साम्राज्य संबंधी ढांचे का पोषण और विकास हुआ, और साम्राज्य संबंधी ढांचे का पोषण हुआ और उसका फिर विकास हुआ। आगे आपका कह रहा है कि उत्तर के मैदानों